ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, ये लड़का पागल है, इसे समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं जो भी कर रहा हूँ इसके लिए ही कर रहा हूँ। सर, मुझे लगता है शाम ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी बातों को बीच से काटकर आदित्य ने कहा, तुम चुप करो, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। इतना बोलकर आदित्य थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था और फिर कुछ सोचते हुए आगे बोला, मेरी दिल्ली जाने की तैयारी करो, मैं कल खुद दिल्ली जाऊंगा और उससे मिलूंगा। ठीक है सर, शाम ने इतना कहा और वहाँ से निकल गया था। उसके जाने के बाद आदित्य अपने बेड पर बैठकर थोड़े गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से सब बर्बाद तो नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ शाम का समय था। इसकी राजवीर के साथ घर जा रही थी कि तभी इसकी के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर इसकी थोड़ी हैरान हो गई और फिर उसने ओपन करके उस मैसेज को पढ़ा। आई एम बैक, ये 3 शब्द उस मैसेज में लिखा हुआ था और किसी अनजान नंबर से वो मैसेज इसकी को आया था। उस मैसेज को देखकर इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा होगा, इसलिए इसकी ने इस चीज को सीरियस ना लेने का फैसला किया। इसकी ने अपने फोन को अपने बैग में वापस डाल दिया और राजवीर की तरफ देखने लगी, जो कार में भी अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। और राजवीर को देखकर इसकी ने कहा, ऑफिस में आपका काम पूरा नहीं हुआ जो इस समय भी आप काम में लगे हो? थोड़ा सा काम बचा हुआ था। राजवीर की बात सुनकर इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। राजवीर दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया था कि इसकी ने इस बार उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और कार से बाहर देखने लगी थी। वो कार से बाहर देख ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर एक आइसक्रीम शॉप पर गई, जहां आइसक्रीम शॉप को देखते ही इसकी को आइसक्रीम खाने का मन होने लगा। राजवीर, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, चलिए ना चलकर आइसक्रीम खाते हैं। तुम्हें पता है ना, अभी बारिश का समय चल रहा है, इस समय तुम आइसक्रीम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। राजवीर, आप भी ना कैसे पुराने समय की बातें करने लग जाते हैं। मैं कितने प्यार से आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो हर बात पर मुझे डांटना ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें बीमार नहीं देख सकता, लेकिन अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना ही है तो चलो चलते हैं। इतना बोलकर राजवीर ने इसकी के सामने हार मान लिया था और उसके साथ आइसक्रीम शॉप पर चला गया था। इस पूरे समय इसकी के चेहरे से खुशी जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसके चेहरे की खुशी मुस्कान देखकर राजवीर ने कहा, अपनी बात मनवा कर तुम कितनी खुश होती हो ना? आप नहीं होती हो क्या? तुम मेरी बात मानती ही कब हो? हद होती है, हर बार तो मैं आपकी बात मानती हूँ, आपको ही ऐसा लगता है। इसकी ने झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने सिर्फ स्माइल कर दी, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा था। वो जानता था इसकी जो भी बोल रही थी वो सब ऐसे ही बोल रही थी। राजवीर और इसकी एक साथ उस शॉप के अंदर चले गए और इसकी ने अपने मन पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया और फिर राजवीर की तरफ देखकर बोली, आपको नहीं खाना है क्या? नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खाओ। ये कौन सी बात हुई? मैं यहाँ आपके साथ आई हूँ और आप मेरा आइसक्रीम खाने के साथ भी नहीं दे रहे हो। ये बात ठीक नहीं है, मुझे आपके साथ खाना है और आप खाने के लिए रेडी नहीं हैं। इसके की बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली। अब उसके पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए राजवीर ने भी अपने लिए एक आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया और फिर दोनों साथ साथ अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करने लगे। आइसक्रीम खाने के बाद इसकी राजवीर के साथ शॉप से बाहर निकली कि तभी उसकी नजर दूर खड़े एक लड़की पर गई, जो शायद उसी को देख रहा था। उसकी नजर अपनी तरफ देखकर इसकी को थोड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़का उसे ही क्यों देख रहा था। इसकी राजवीर का हाथ पकड़ी और कही, राजवीर जल्दी चलते हैं, अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी और रीवा भी हमारा वेट कर रही होगी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर दोनों जल्दी से कार में बैठकर घर के लिए निकल कर जाते। पूरे रास्ते इसकी के दिमाग में इस आदमी का ख्याल आ रहा था। वह कौन था? इस सवाल का जवाब इसकी को नहीं पता था। आज से पहले कभी भी इसकी ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। वहीं राजवीर इसकी को ध्यान से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी के दिमाग में क्या चल रहा है।
पूरे रास्ते वो कहीं खोई खोई सी लग रही थी। घर आते ही इसके सबसे पहले वॉशरूम गई और सबसे पहले अपने फेस को धोकर खुद को मिरर में देखते हुए बोली, आखिर उस आदमी की वजह से मैं इतना बेचैन क्यों हो गई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मुझे इस बारे में राजवीर से बात करनी चाहिए? लेकिन पहले वह इतना परेशान है मेरी वजह से और परेशान हो जाएंगे। इसकी इतना सोच और राजवीर को इस बारे में कुछ न बताने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्ला में वंश खन्ना एक फाइल को ध्यान से देख रहा था। उसे फाइल को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी और उसने खुद से कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गई। कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ, बहुत जल्दी तुम्हें सब याद आ जाएगा। पिछली बार तुमने हद किया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार बाजी पलटेगी। वंश का सारा ध्यान उस फाइल पर था, लेकिन उस फाइल में एक भी डॉक्यूमेंट के पेपर नहीं थे, बल्कि उस फाइल में फोटो भरी हुई थी और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि इसकी की थी। वंश उस फाइल को देखकर खुद में ही बातें किए जा रहा था। इस समय कोई भी उसे देखता तो उसे वंश का एक नॉर्मल इंसान नहीं लगता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई परेशानी हो या किसी मेंटल डिस्ट्रेस का वो शिकार हो गया हो। वंश उस फाइल को देखे जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा और वंश असल दुनिया में वापस आ गया। वंश ने जल्दी से अपना फोन उठाया और फोन उठाते ही वंश ने अपना पहला सवाल किया, क्या राजवीर सिंघानिया के साथ मीटिंग फिक्स हो गई? नो सर, हम ट्राई कर रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ से रिप्लाई आया और इस रिप्लाई को सुनकर वंश का दिमाग घूम गया था। उसने गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ट्राई कर रहे हो? मुझे लगता है कि इस जिंदगी से तुम्हारा दिल भर गया है। मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, लेकिन तुमने वो तक नहीं हो पाया। आखिर तुम जिंदा क्यों हो अभी तक? अगर कल तक मुझे ये गुड न्यूज नहीं मिली तो अपने हाथों से अपनी जान ले लेना, वरना मेरे हाथ लगे ना तो बहुत बुरी मौत मिलेगी। इतना बोलकर वंश ने गुस्से से अपना फोन फेंक दिया था। इस समय उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा नजर आ रहा था। इस समय अगर कोई भी वंश के सामने आ जाए तो शायद वंश उसकी जान ले लेगा। गुस्से से वंश ने अपने रूम के चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया था और सब तोड़ते हुए उसने कहा, राजवीर राजवीर राजवीर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा क्या करूं मैं। सीधे सीधे मान क्यों नहीं जाते हो तुम? आज इतने प्यार से कहा था कि मेरे साथ एक मीटिंग कर लो, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। वंश गुस्से से तोड़फोड़ कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस फाइल पर गई और उस फाइल को देखते ही वंश एकदम से शांत हो गया था और जल्दी से उस फाइल को अपने हाथ में पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ उदय प्रताप अपने कमरे में बैठे हुए थे और जानवी जी से बातें कर रहे थे कि तभी उनके फोन पर अमन का कॉल आया। कॉल देखकर उदय अपनी जगह से उठ गए और जानवी जी को देखकर बोले, मैं अभी आया। उदय की बात सुनकर जानवी जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उदय बालकनी पर गए और फिर उन्होंने अपना फोन पिक करके कहा, कहो सर, इंफॉर्मेशन मिली है कि कल आदित्य राठौर दिल्ली आने वाले हैं, लेकिन क्यों? पता नहीं सर, कोई बिजनेस मीटिंग भी नहीं है। ध्यान रखो उस पर और मुझे उसकी पल पल की जानकारी दो। इतना बोलकर उदय ने फोन रख दिया था। फोन रखने के बाद भी उसके दिमाग में अमन की कही हुई बातें घूम रही थी। आखिर अचानक से आदित्य राठौर दिल्ली क्यों आ रहा था? इस सवाल का जवाब इस समय तो अमन के पास भी नहीं था और न ही उदय कुछ जानते थे। इस बार तुम्हारा क्या इरादा है आदित्य? तुम दिल्ली क्यों आ रहे हो, वह भी इस समय? उदय ने खुद से कहा। उदय इन सब के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी रूम से जानवी जी की आवाज आ गई। उदय, आप क्या सोच रहे हो? जानवी उनका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जब उदय अंदर नहीं आए तो वह खुद ही बाहर आ गई थी। उन्हें देखकर उदय जल्दी से उनके पास गए और कहा, आप खुद से क्यों आ गई? आपको पता है ना, इतना चलना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि डॉक्टर बिना बात के कुछ भी बोलते रहते हैं। आप शायद भूल रही हैं कि हमारे घर में भी एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर ने भी आपको साफ साफ कहा है कि आप ज्यादा चल नहीं सकती। उदय की बात सुनकर जानवी जी हंसते हुए बोली, हाँ जानती हूँ। क्या अभी अभी यहाँ पर मेरी बात हुई है? कार्तिक जो रीत के साथ अंदर आ रहा था उसने कहा। कार्तिक की बात सुनकर उदय प्रताप ने उसका दिल तोड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुमसे जरूरी लोग भी हैं जिसके बारे में बातें हो रही है। वो कौन है? कार्तिक ने पूछा। कार्तिक के सवाल का जवाब देते हुए उदय ने कहा, वह है रीत। अच्छा,
अब तो घर में भी कंपटीशन मिल रहा है। कार्तिक अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कार्तिक की बात पर सभी हंसने लगे थे। सभी को हंसता देखकर कार्तिक ने कहा, अरे मैं यहाँ एक जरूरी बात बताने आया था, वही भूल गया। क्या बताने आए थे? यही कि 2 दिन के बाद राजवीर और इसकी की एनिवर्सरी है, तो क्या हमें उनके लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान करना चाहिए? कार्तिक की बात सुनकर जानवी जी ने खुशी से कहा, ये तो पहला ऐसा मौका है जिसमें मैं भी साथ रहूंगी। हाँ, इसीलिए इस बार हम उन्हें सरप्राइज पार्टी देंगे। कार्तिक ने खुशी से कहा। कार्तिक इस बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था। वो चाहता था कि जानवी जी यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए कार्तिक ने राजवीर और इसके की एनिवर्सरी पार्टी का प्लान किया था, और ऐसा हुआ भी। इस बारे में सुनते ही जानवी जी के बाद खुश हो गई थी। उन्हें खुश देखकर कार्तिक ने आगे कहा, तो फिर ये तय हुआ, आज से मैं पार्टी की तैयारी शुरू कर देता हूँ, और इस पार्टी के प्लान में मीसा और मिहिर को भी शामिल करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा न हो वो दोनों कुछ और प्लान करके बैठ जाएं, इससे दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, जो करना है वो करो, उदय प्रताप ने कहा। इस समय उसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था। उन्हें कैसे भी करके जल्द से जल्द आदित्य के दिल्ली आने के बारे में पता करना था। आखिर आदित्य के यहाँ आने का क्या मकसद था? उसे उदय प्रताप को जानना बहुत जरूरी था। कहीं ऐसा न हो कि वो इसके या जानवी में से किसी को नुकसान पहुंचा दे। उदय किसी तरह कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। वहीं दूसरी तरफ इसकी रीवा के साथ खेल रही थी। उसके साथ खेलते हुए इसकी ने रीवा से कहा, आपके स्कूल में कितने फ्रेंड बने हैं? इसकी की बात सुनकर रीवा अपने फिंगर पर दोस्त गिनने लगी। उसकी ये हरकत देखकर इसकी को हंसी आ गई और उसने कहा, आपके इतने सारे दोस्त बन गए कि आपको इस बारे में अपने फिंगर पर गिनने पड़ रहे हैं। यस मम्मा, रीवा के बहुत सारे दोस्त हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसकी रीवा से बातें कर रही थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आ गई। नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर इसकी ने अपने फोन को देखा। उसके फोन पर एक और मैसेज आया था, और वह मैसेज उसी नंबर से था जिस नंबर से एक बार पहले भी उसे मैसेज आया था। इस बार इस मैसेज में लिखा था, मिस किया क्या? ये 2 शब्द पढ़कर इसकी का दिमाग एक बार फिर से घूम गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये मैसेज कौन भेज रहा था। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि कोई उसका दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहा है। इस वजह से उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में कहा, जो भी है ना, बहुत बुरा पीटने वाला है मेरे से। हद होती है मजाक की। ये भी किस तरह का मैसेज कर रहा है? वो मैसेज पढ़ कर इसकी को इतना गुस्सा आ रहा था कि भेजने वाला इंसान अगर गलती से भी मिल जाता तो वो उसे मार मार के उसका कचूमर कर देती। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आप खेलो, इसकी ने रीवा से कहा, और फिर एक बार मैसेज पढ़ने लगी थी और उस नंबर को ध्यान से देख रही थी जिससे मैसेज आया था। इसकी ने इस नंबर पर फोन किया था, लेकिन उस समय उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। एक बार फिर से कॉल करूं क्या? हाँ, यही ठीक रहेगा। देखो तो सही कौन है जो मुझे इतना मिस कर रहा है। इतना बोलकर इसकी ने एक बार फिर से कॉल किया। इस बार रिंग हुआ था। रिंग की आवाज से इसकी ने खुद में कहा, चलो अच्छा है, कम से कम रिंग तो जा रही है, अब जल्दी से फोन पिक करो। इसकी ने इतना कहा ही था कि तभी फोन के दूसरी तरफ से कॉल पिक हो गया था। कॉल पिक होते ही इसकी ने कहा, हेलो। इसकी के बोलने के बाद भी फोन के दूसरी तरफ शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हेलो, फोन पिक करके भूल गए हो क्या? कौन हो तुम, और ये क्या मजाक लगा रखा है? इसके गुस्से से बोली जा रही थी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। इसकी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा और उसने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? कौन हो, और ये क्या मजाक लगा रखा है? आई एम बैक, मिस किया एंड ऑल। अगर ये कोई प्रैंक है ना, तो तुम जिस दिन मेरे सामने आए उस दिन गए। इसके ने इतना कहा ही था कि तभी फोन के दूसरी तरफ से कहा, रॉन्ग नंबर। इतना बोलकर इसकी का कॉल कट हो गया था और इसके ध्यान से अपने फोन को देखे जा रही थी। रॉन्ग नंबर? अभी अभी तो इसी नंबर से मैसेज आया और अब ये बोल रहा है रॉन्ग नंबर। लगता है गलती से मुझे मैसेज सेंड कर दिया है। ये सोचकर इसकी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसे यही लग रहा था कोई उसे परेशान कर रहा था, लेकिन अब उसे जवाब मिल गया था। इसकी आराम से अपना काम कर रही थी कि तभी उसके रूम में मिसा आ गई। मिसा को देखकर इसकी ने स्माइल करते हुए कहा, तू यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ क्या?
ऑफ कोर्स आ सकती है, बस मैंने अभी तुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे क्या हुआ, रेहान अभी तक आया नहीं है क्या? इसकी ने सवाल किया। इसकी की बात सुनकर मिसा ने हाँ में अपना सर हिलाकर कहा, उसके पास बहुत सारे शो हैं जिस वजह से वो थोड़ा बिजी है और जब भी प्रैक्टिस करनी होती है तब वो अपार्टमेंट में रुक जाता है। ऐसा क्यों? वो प्रैक्टिस तो यहाँ भी कर सकता है ना? हाँ, बस उसे लगता है कि शायद वो सभी को परेशान कर देगा और वैसे भी उसकी पूरी बैंड है, टीम के और भी मेंबर हैं जिसे वो इस घर पर नहीं आ सकता। मिसा की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया था और ध्यान से मिसा को देखने लगी थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मिसा थोड़ी परेशान हो। मिसा इसकी से बात करते हुए कहीं कहीं खोई हुई सी लग रही थी। उसकी यह हालत देखकर इसकी ने खुद को उससे सवाल करने से रोक नहीं पाई और उसने पूछा, क्या बात है मिसा, तो कुछ उदास सी लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तो है, अब तो छिपा मत, इसकी ने प्रेशर डालती हुई कहा। उसकी बात सुनकर मिसा ने एक गहरी सांस ली और कहा, इसकी सब मुझे यहाँ रखना चाहते हैं लेकिन मैं यहाँ कब तक रहूं? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तू और रेहान वैसे ही अकेले रहते हो और कंसल्ट की वजह से उसे बार बार यहाँ से जाना पड़ता है, तब तो तू बिल्कुल अकेली हो जाती है। तो अच्छा है ना कि तुम दोनों यही रहो। तू बात नहीं समझ रही है, मैं हर 2 दिन में इस घर में आऊं और हमेशा यही रहूं में अंतर होता है। मिसा की बातों का मतलब इसकी साफ साफ समझ रही थी, लेकिन वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहती थी कि मिसा यहाँ से जाए। मिसा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? तुम दोनों अकेले रहते हो, उससे अच्छा है कि एक फैमिली के साथ रहो। That's it. I don't know कि ये सब तेरे दिमाग में क्यों और कहां से आ रहे हैं, लेकिन अगर तू कुछ भी ऐसा वैसा सोच रही है तो इसको अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि मैं तो बाद में, पहले राजवीर ही तुझे इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे। इसकी की बातों को मिसा ध्यान से सुन रही थी और इसकी ने जो जो कहा था मिसा को पूरा यकीन था कि ये होगा ही। उसने जिस दिन सभी को, स्पेशली राजवीर से कहा कि वो घर से जा रही है, उस दिन सबसे पहला इंसान वही होगा जो मिसा को कहीं नहीं जाने देगा। मिसा को खामोश देखकर इसकी ने कहा, क्या सोच रही है? रेहान के फैमिली के बारे में। वो लोग साथ नहीं रहते, पूरा परिवार बिखरा हुआ है, वो लोग एक दूसरे की खुशी नहीं देख पा रहे हैं। तुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन उनकी वजह से ही मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रेहान अपने करियर में ग्रो कर रहा है और वो भी अपनी मेहनत की वजह से, बट उन लोगों को लगता है कि इन सब के पीछे भाई का सपोर्ट है। व्हाट नॉनसेंस, तो ऐसे लोगों की बात क्यों सुनती है? इसकी ने मिसा से कहा। इसकी को भी मिसा की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। आज रेहान जो भी था, उसने जो भी किया वो सब अपने दम पर किया था, लेकिन पीठ पीछे बात करने वाले लोग उसके टैलेंट को नजरअंदाज करके उनके रिश्ते की वजह उसे जज कर रहे थे। इसकी की बात सुनकर मिसा ने कहा, और यही सब देखकर तो मैं परेशान हूँ। तू क्यों परेशान हो रही है? रेहान सबसे डील कर लेगा, आई नो हिम। मैं जानती हूँ, पर कभी कभी गुस्सा आता है। मिसा की बात सुनकर इसकी ने हंसते हुए कहा, पहली बार मैंने ये सुना कि तुझे गुस्सा आया है और तू सब शांति से बैठी रही, वरना मैं मिस मिसा को जानती हूँ, वो लड़ जाएगी। तू भी तो शांत हो गई है, जिंदगी ऐसी ही होती है शायद। मिसा की बात पर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर रीवा को गोद में लेकर रूम में आ गया। राजवीर को देखकर मिसा अपनी जगह से खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी। उसे जाते हुए देखकर राजवीर ने मिसा को रोककर कहा, मिसा रुकना। राजवीर की बात सुनकर मिसा अपनी जगह पर रुक गई थी और उसके बोलने का वेट करने लगी। राजवीर ने रीवा को आराम से सोफे पर बैठाकर कहा, मिसा सब ठीक है ना? राजवीर की बात सुनकर मिसा थोड़ी हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से राजवीर ने ये सवाल उससे क्यों किया था। मिसा के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर राजवीर ने कहा, तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। राजवीर की बात सुनकर मिसा अपने होश में आ गई और जल्दी से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सब बिल्कुल ठीक है। तो ये जवाब देने में इतना टाइम क्यों लिया? कुछ तो बात है न मिसा जो छुपा रही है, राजवीर ने कहा था। राजवीर की बात सुनकर मिसा ने इसकी की तरफ देखा। वो अब इसकी से ही मदद की उम्मीद रख सकती थी। वहीं इसकी ने जब मिसा को देखा तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और राजवीर से बोली, आप भी ना राजवीर, ये क्या सवाल जवाब खेल खेल रहे हो? जब मिसा बोल रही है कि सब ठीक है तो मतलब सब ठीक है, और वैसे भी मिसा मेरी दोस्त है,
उसे कोई परेशानी होगी तो मुझे बताएगी ना। इसके बात सुनकर राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम सही बोल रही हो, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। इतना बोलकर राजवीर ने मीसा की तरफ देखकर कहा, मीसा कोई भी बात हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो। ठीक है भाई। मीसा ने इतना कहा और वो वहाँ से चली गई थी। मीसा अब और राजवीर के सामने खड़ी नहीं रह सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि राजवीर को उस पर शक हो जाएगा। वहीं मीसा जाने के बाद राजवीर ने इसकी की तरफ देखकर कहा, क्या कहा मीसा ने? कुछ भी तो नहीं, हम बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, इसकी मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। मीसा यहाँ नहीं रहना चाहती है, राइट? ऐसी कोई बात नहीं है राजवीर, बात ऐसी ही है। मुझे पता है कि मेहरा फैमिली में क्या चल रहा है, राजवीर ने अपनी गहरी आवाज में कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी थोड़ी हैरान हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि आखिर राजवीर की बातों का क्या मतलब था। इसके कंफ्यूजन के साथ राजवीर को देखे जा रही थी। वहीं राजवीर ने भी ध्यान से इसके की तरफ देखा और कहा, अभी इस बारे में इतना मत सोचो, लेकिन आपके बोलने का क्या मतलब था? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हें ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मीसा से तुम्हारी कोई भी सीरियस बात हो तो एक बार मुझे जरूर बताना। पर हो क्या रहा है? कुछ नहीं, अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। राजवीर ने इतना कहा और वॉशरूम चला गया। राजवीर के वॉशरूम जाने के बाद इसकी ने खुद से कहा, हद है, पहले खुद ने कहा कि उनके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब खुद बोल रहे हैं कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मम्मा इसकी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी रीवा की आवाज उसके कानों में आ गई। रीवा की आवाज सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा। रीवा की आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे नींद आ रही थी। इसकी जल्दी से रीवा के पास गई और उसे अपनी गोद में उठाकर बोली, आपको नींद आ रही है? मम्मा रीवा को अभी नहीं सोना है, लेकिन रीवा को तो अभी सोना पड़ेगा। अगर रीवा जल्दी नहीं सोएगी तो फिर कल सुबह जल्दी कैसे उठेगी? इसकी ने रीवा को समझाते हुए कहा। इसकी की बात सुनकर रीवा ने हाँ में अपना सर हिला दिया और शांति से इसकी के साथ बेड पर चली गई थी। रीवा को देखकर इसकी ने उसे आराम से सुला दिया। कुछ ही देर में रीवा को नींद आ गई थी। रीवा के सो जाने के बाद भी इसकी के दिमाग में मीसा और राजवीर की बातें चल रही थी। राजवीर कुछ न कुछ तो छिपा रहे थे। आखिर रेहान के फैमिली में सब ठीक है या नहीं? मीसा की बातों से भी अजीब लग रहा था। वैसे तो मीसा इस तरह की लड़की नहीं जो उसे इस तरह की बातों से इफेक्ट करे, लेकिन आज पहली बार उसके बातों को सुनकर थोड़ा अजीब लगा था। इसकी लगातार मीसा के बारे में सोचे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने हाथ में फोन लिए अपने कमरे में बैठा हुआ था। फोन की तरफ देखते हुए आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। आर्यन ने ध्यान से दीवार पर लगे छवि के फोटो को देखते हुए कहा, ये अच्छा नहीं किया छवि, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा पीछा किया और मुझे सारा सच पता चल गया, वरना तो तुम मुझे कभी भी मेरे बच्चे से मिलने भी नहीं देती। नॉट फेयर। आर्यन खुद से बात कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसके फोन पर उसके असिस्टेंट का नंबर फ्लैश हो रहा था। वो देखकर आर्यन ने खुद से कहा, इस समय ये क्यों कॉल कर रहा है? इतना बोलकर आर्यन ने फोन पिक किया। उसके फोन पिक करते हुए फोन के दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने कहा, सर इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके फादर कल दिल्ली आने वाले हैं। व्हाट? वो अचानक से दिल्ली क्यों आ रहे हैं? अगर वो मुझसे मिलने आ रहे हैं तो उन्हें रोक दो, क्योंकि मेरा उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है। आर्यन की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने कहा, बट सर हम उन्हें रोक नहीं सकते। अगर वो आपसे मिलने के लिए आए तो का क्या मतलब होता है? मुझे उनसे नहीं मिलना है। चाहे मेरा घर हो या ऑफिस हो, वो कहीं भी नहीं आ सकते और डेट इज फाइनल। अब तुम जानो कि उन्हें कैसे रोकना है, ये मेरा काम नहीं है। आर्यन ने गुस्से से कहा और अपना फोन रख दिया था। इस समय उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। आर्यन ने गुस्से से खुद में कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अभी भी वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मैंने साफ साफ बोल दिया है उन लोगों से कि उन परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी वो लोग मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हैं। उन लोगों की वजह से मेरी मॉम की जान गई। मैं कभी भी उन लोगों को माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इतना बोलकर आर्यन अपनी जगह से उठा और अपने घर में बने बार काउंटर पर जाकर उसने अपने लिए ड्रिंक निकाली और उसे पीने लगा था।
इस समय उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो अपने डैड से नहीं मिलना चाहता था। ड्रिंक करते हुए आर्यन की आंखों के सामने एक 7 साल का बच्चा आ गया। मॉम प्लीज, आप अपनी आंखें खोलिए, इस तरफ से आप मुझे नहीं डरा सकती हो। मॉम प्लीज। वो बच्चा अपने आंखों में आंसू अपने सामने बेड पर लेटी हुई लेडी से बोल रहा था। उसके चारों तरफ मशीन थे और शायद वो लेडी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मॉम कुछ तो बोलिए। वो बस रोए जा रहा था। उसके अपनी मॉम की आवाज सुनने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उसे कोई सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो बस वहाँ पर आ रही मशीन की आवाज आ रही थी। उस नाजुक पल में वो बच्चा बिल्कुल अकेला था। मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं भगवान से प्रे करूंगा, वो आपको जल्दी ठीक कर देंगे। इतना बोलकर इस बच्चे ने अपने हाथ जोड़ लिए थे और भगवान से प्रे करने लगा। उस दिन न जाने कितने देर तक मैं प्रे किया, इस उम्मीद से कि शायद मेरी मॉम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है मिस्टर आदित्य राठौर। मैं आपको कभी इन चीजों के लिए माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, आर्यन ने गुस्से में कहा और अपने ड्रिंक करने लगा। आर्यन अभी ड्रिंक कर ही रहा था कि तभी उसका फोन एक बार फिर से रिंग होने लगा। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाकर सामने वाले की बात सुनी, वो हैरान रह गया था। तुम क्या बोल रहे हो? आर्यन ने गुस्से से कहा। आर्यन की बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने कहा, सर, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी से एक मीटिंग अरेंज करो, आर्यन ने कहा और अपना फोन रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ इसके बेड पर बैठी हुई राजवीर को देखी जा रही थी। वहीं राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। इसके के इस तरह से घूरकर देखने की वजह से राजवीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या बात है इसकी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ क्या? बिल्कुल देख सकती हो, लेकिन तुम जब भी मुझे इस तरह से देखती हो ना, उस समय जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही होती है। बस मुझे यही जानना है कि वो क्या है, राजवीर ने इसके की तरफ देखते हुए कहा। राजवीर की बात सुनकर इसके जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और भागते हुए राजवीर के पास आकर बोले, राजवीर, आप बहुत 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 इंटेलिजेंट हो। आई नो, अब आगे बोलो, राजवीर ने पूछा। राजवीर की बात सुनकर इसकी चुप हो गई थी और राजवीर के कंधे पर अपना सिर रख लिया था। सिर रखने के बाद इसकी ने प्यार से अपना हाथ राजवीर के हाथों में फंसाकर कहा, वो मुझे कल ऑफिस नहीं जाना है। व्हाई? बिकॉज आई डोंट लाइक माई बॉस। वो मेरे से बहुत 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 ज्यादा काम करवाते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी ने मासूमियत से कहा। इसकी की बात सुनकर राजवीर को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, लेकिन वो खुद पर काबू करते हुए कहा, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारा बॉस मेरी वाइफ से इतना काम कैसे करवा सकता है? क्या उसे मुझसे डर नहीं लगता? वही ना, आप तो राजवीर सिंघानिया हो, मिस्टर राजवीर सिंघानिया, लेकिन उसे आपका भी डर नहीं है। आपको प्यारी, मासूम, शांत और मेहनती वाइफ के साथ इतना सारा काम करवाया जाता है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, इसकी ने ड्रामा करते हुए कहा। इसकी की सारी बातों को सुनकर राजवीर ने कहा, इसकी, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मासूम, शांत और मेहनती, ये कौन है? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसके कंधे से अपना सिर हटा लिया था और उसकी तरफ नाराजगी से देखने लगी थी। इसकी के एक्सप्रेशन देखकर राजवीर ने कहा, क्या तुम अपने बारे में बात कर रही थी? नहीं, पड़ोसी के बारे में बात कर रही थी। आपको तो आपकी वाइफ काफी शांत और मेहनती लगती ही नहीं, इसकी ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी बातों को सुनकर राजवीर ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बंद करो अपना ड्रामा, मैं अब से तुम्हें काम नहीं दूंगा, जो करना होगा वो करना। अब खुश? क्या सच में? इसकी ने खुशी से कहा। इसकी की बात पर राजवीर ने हाँ में अपना सर हिलाकर कहा, हाँ सच में, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा क्या जरूरी है? अगर ऐसा है तो पहले ही मुझे मेरे मन के करने देते। तुम हमेशा खुद को नुकसान पहुंचा देती हो, इसीलिए तुम्हें अपने सामने रखने के लिए वो सब काम दे रहा था। लेकिन अगर तुम उस काम से खुश नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने खुशी से उसे गले लगा लिया था। वो अच्छे से जानती थी कि राजवीर ने उसे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। राजवीर ने प्यार से इसकी को गले लगाकर पूछा, वैसे तुम्हें क्या काम करना है? मैं अनाथालय जाना चाह रही हूँ, वहाँ देखूंगी सब ठीक है या नहीं, और वहाँ क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसके बारे में भी देखना चाहती थी। इतना बोलकर इसकी चुप हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और भी सोच रही हो।
राजवीर इसकी को चुप देखकर समझ गया कि उसके मन में कुछ और भी चल रहा है। क्या बात है इसकी, अब क्या सोच रही हो? राजवीर के सवाल को सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और सीरियस आवाज में कहा, राजवीर क्यों न हम और भी अनाथालय ओपन करें, वो भी अलग अलग सिटीज में। वैसे भी हमारे अनाथालय में वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है, इससे हम बहुत से बच्चों को मदद कर सकते हैं। इसके की बात सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा ये होगा कि क्यों न हम दूसरे अनाथालय को सहयोग करें, उन्हें सारी फैसिलिटी दे जिससे वो भी नई टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रो कर पाए। राजवीर की बातों को इसके ध्यान से सुन रही थी और उसे भी राजवीर की बात सही लगी थी। राजवीर ने एक एक करके इसकी को सारी बातें डिटेल्स में बता दी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही इस बारे में सोच रखा था। राजवीर की बात खत्म होने के बाद इसकी ने अपनी शांत आवाज में पूछा, राजवीर आपने इस बारे में पहले से सोच रहे थे क्या? इसकी की बात पर राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा, थोड़ा बहुत। आपकी बातों से तो नहीं लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत सोच रहे थे। इसकी ने शक भरी नजरों से कहा। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। खैर इस बात को छोड़ो, अब तुम्हें इस पर काम करना है तो तुम इसी पर काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने खुशी से हम अपना सर हिला दिया था। उसने इस बारे में राजवीर से बात करने की बहुत बार सोचा था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो उससे बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब सब ठीक था। अब इसके वापस से पहले की तरह काम करना चाह रही थी, इसलिए एक बार फिर से उसे अनाथालय में जाकर काम करने को सोचा था। चलो अब इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सोते हैं अब। राजवीर ने इतना कहा और इसकी को लेकर बेड पर चला गया था। वहीं दूसरे दिन इसकी अनाथालय के सामने खड़ी थी। इस अनाथालय को उसने और मिहिर ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, इसलिए जब भी वो इस अनाथालय को देखती थी उसे इस जगह से एक अलग तरह का लगाव महसूस होता था। आज भी इस जगह पर आकर इसकी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। उसने इतने दिनों से वो ऑफिस के 4 दीवारों के बीच काम कर कर के परेशान हो गई थी। वहाँ उससे भी एक भी काम सही से नहीं होता था और ऊपर से वो इरिटेट अलग रहती थी। यहाँ कम से कम वो खुश रहेगी। इसकी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए अनाथालय के अंदर चली गई थी। इसकी के अंदर जाते ही वहाँ के गार्ड ग्रीट करने लगे थे और स्टाफ उससे आकर मिलने लगे थे। वहाँ के स्टाफ के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों ही मिले जुले भाव दिख रहे थे। इसके बिना बताए वहाँ अचानक आ गई थी, जिस वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके के यहाँ आने का क्या कारण था। उन सभी के चेहरे पर घबराहट देखकर इसकी ने कहा, अरे आप लोगों के चेहरे पर ये घबराहट क्यों है? मैं तो बस काम करने आई हूँ। काम करने? हम कुछ समझे नहीं। वहाँ के एक सीनियर स्टाफ ने पूछा। उसका सवाल सुनकर इसकी बोली, मेरा मतलब है कि मैं यहाँ ये देखने आई हूँ कि सब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, और साथ ही साथ मैंने सोचा है कि क्यों न कुछ दिन मैं भी बच्चों के साथ मिलने आऊँ, इससे मुझे उनकी ग्रोथ का पता चलता रहेगा। इसके की बात सुनकर उस स्टाफ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। इस जगह की सबसे अच्छी बात यही है कि आप सभी बच्चों के लिए इतना सोचते हो। वैसे मैम, हमारे अनाथालय को बहुत सी कंपनी डोनेट ऑफर कर रही है, लेकिन हमने सभी को मना कर दिया है। लेकिन क्या? इसकी ने कंफ्यूजन के साथ पूछा। इसके के सवाल पर उस स्टाफ ने कहा, पिछले 1 वीक से एक कंपनी हमें बार बार डोनेशन ऑफर कर रही है, जबकि हमने उन्हें मना भी कर दिया। जहां तक कि हमने साफ साफ बता दिया कि ये अनाथालय सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंडर में है, जिस वजह से हमें डोनेशन नहीं चाहिए, बट वो मान नहीं रहे। उस स्टाफ की बात सुनकर इसकी हैरान रह गई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन हो सकता था। कौन सी कंपनी है? इसकी ने पूछा। इसकी के बात का जवाब देते हुए उस स्टाफ ने कहा, खन्ना इंडस्ट्रीज। खन्ना इंडस्ट्रीज? इसकी ने उस स्टाफ की बात को दोबारा दोहरा दिया। वो किसी भी ऐसी कंपनी के बॉस को नहीं जानती थी। इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उन्हें क्यों डोनेशन देना था। इसकी कंफ्यूज थी। वो सीधे अनाथालय में बने केबिन में गई और उस कंपनी के बारे में देखने लगी थी। इसकी ने पूरी डिटेल्स अच्छे से पढ़ी, लेकिन उसके बाद भी उसे उस कंपनी में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था। इसकी ने स्टाफ की तरफ देखा और कहा,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार अच्छे से सारे डिटेल्स चेक करती हूँ और कंपनी से बात करने के बाद आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ओके मैम, उस स्टाफ ने कहा। इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए उसने सारी इन्फॉर्मेशन राजवीर को सेंड कर दी थी। अब राजवीर ही था जो उसे सही गाइड कर सकता था। राजवीर को सारी इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद इसकी ने स्टाफ की तरफ देखा और कहा, मैं अनाथालय देखना चाहती हूँ। ओके मैम, इतना बोलकर वो स्टाफ इसकी के साथ साथ चलने लगा था। उसे सारी इन्फॉर्मेशन नए बदलाव से जुड़ी हुई देना था। इसके ध्यान से सभी चीजों को देख और सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसे इसकी की तरफ से आए मैसेज को मिल गया। राजवीर ने उस मैसेज को ओपन करके देखा और उसे पढ़ने लगा था। मैसेज पढ़ते हुए राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे। उसने ध्यान से सब पढ़ा और फिर रॉकी को अपने केबिन में बुला लिया। सर, आपने बुलाया? खन्ना इंडस्ट्रीज के बारे में पता करो। कुछ दिनों से वो हमारे काम में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे जानना है कि आखिर इसके पीछे उसका क्या रीजन है। राजवीर की बात सुनकर रॉकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है सर, मैं जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आऊंगा। इतना बोलकर रॉकी वहाँ से चला गया था। रॉकी के वहाँ से जाने के बाद राजवीर ने ध्यान से इसके के मैसेज की तरफ देखा और खुद में बोला, वंश खन्ना, आखिर तुम हो कौन और क्या चाहते हो? तुम्हारे बारे में मैं जल्द से जल्द पता करके रहूंगा। राजवीर को वंश के अंदर कुछ न कुछ गलत लग रहा था। वो जब वंश से मिला था उसी समय एक अजीब सा एहसास राजवीर को उससे हुआ था। उसे समझ आ गया था कि वंश जैसा खुद को दिखा रहा था वैसा वो नहीं था। उधर आर्यन इस समय हॉस्पिटल में था और उसके सामने बेड पर एक बुढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसे देखकर आर्यन की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। वो गया तो अपने ऑफिस था कुछ जरूरी काम से, लेकिन जब वो ऑफिस जा रहा था उसी समय उसे पता चला कि उसके नाना जी बीमार थे और हॉस्पिटल में थे। ये न्यूज मिलते ही आर्यन भागा भागा हॉस्पिटल आ गया था। आर्यन की तरफ देखते हुए उसके नाना ने कहा, बेटा, मेरे जाने के तो दिन पास आ रहे हैं, लेकिन तू कब तक इस तरह अकेले रहेगा? नानू, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप बेकार की बातें बंद करो। मॉम के बाद एक आप ही मेरा सहारा हो। मैं जानता हूँ बेटा, और मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करे, ये इस दुनिया का नियम है। इंसान की मौत तो उसके पैदा होने से पहले ही तय होती है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आर्यन, जाने से पहले मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ। तेरी माँ ने तुझे पालने के लिए बहुत कुछ सहा है, तब कहीं जाकर उसने तुम्हें इस काबिल बनाया और अपना नाम दिया। आर्यन के नाना जी ने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी और वो रुक रुक कर बोल रहे थे। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। उन्हें देखकर आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी माँ के बाद एक वही थे जिन्होंने आर्यन को एक परिवार का प्यार दिया था, और आज वो भी आर्यन का साथ छोड़कर जा रहे थे। आर्यन उनकी बातों को सुनकर टूट रहा था। उसने लगभग रोने वाली आवाज में कहा, आप कल तक ठीक थे, ऐसे अचानक से आपको क्या हो गया? ये किस तरह की बातें कर रहे हो आप? क्या गलत कहा बेटा? सब सही बोल रहा हूँ। इतना बोलकर वो चुप हो गए थे। उन्हें देखकर आर्यन समझ रहा था कि कुछ न कुछ जरूर गलत हुआ है। ऐसे अचानक से उसके नाना जी बीमार नहीं हो सकते थे। कल तक वो बिल्कुल ठीक थे, भले ही आर्यन उनके साथ नहीं रहता था, लेकिन उसकी पल पल की खबर उसके पास रहती थी। आर्यन ने बहुत बार उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई। उन्हें चुप देखकर आर्यन ने शक भरी नजरों से उनसे पूछा, कहीं मिस्टर आदित्य राठौर तो आपसे मिलने नहीं आए थे ना? आदित्य राठौर, ये नाम सुनते ही आर्यन के नाना जी की आंखों में गुस्सा उतर गया था। उन्होंने हल्के गुस्से में कहा, उस इंसान का नाम भी मत लेना मेरे सामने। तो सच क्या है? मैं जानता हूँ कि वही आपसे मिलने के लिए आए होंगे और उसके बाद ही आपकी ये हालत हुई है ना? आर्यन के सवाल को सुनकर उसके नाना जी ने हल्के में अपना सिर हाँ में हिला दिया। उनकी हाँ देखकर आर्यन ने गुस्से से कहा, उन्हें अभी भी चैन नहीं है। उनकी वजह से मैंने अपनी माँ खो दी, अपना सब खो दिया, उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली, जो अब आपको भी मुझसे दूर करने के लिए आ गए हैं। मैंने उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा, कभी नहीं, करना भी नहीं बेटा। तुम कभी मत भूलना कि उसने क्या किया था।
हाँ नानू, आप चिंता मत करिए, इस जन्म में उन्हें कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए, आर्यन ने गुस्से में कहा था। आर्यन जानता था कि आदित्य राठौर दिल्ली आ चुका था और वो उससे या फिर उसके नानू से मिलने की पूरी कोशिश करेगा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि अब आदित्य राठौर को उससे क्या चाहिए था। जब वो 8-9 साल का था उस समय तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था और खुद से दूर कर दिया था, फिर आज उसे क्यों इस बेटे की याद आ रही थी। आर्यन अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि वार्ड का दरवाजा खुला और एक आदमी की आवाज आई। मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगे। उस आदमी की आवाज सुनकर आर्यन थोड़ा हैरान हो गया था। वो आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी। सालों बाद वो आवाज वो सुन रहा था। उस आवाज को आर्यन कभी नहीं भूल सकता था। आर्यन की आंखें गुस्से से धीरे धीरे लाल होने लगी थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे। वो गुस्से में अपनी जगह से उठा और उस आदमी की तरफ देखकर कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आर्यन की बात सुनकर आदित्य राठौर जो उसके सामने खड़े थे उन्होंने कहा, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? रिश्ता भूल जाने से वो बदल नहीं जाता है। आप इसी तरह से बात करने के लायक हो। इतने सालों से आप मेरे सामने नहीं आए थे तो मैं शांति से जी रहा था, लेकिन अब देखिए आपके आते ही क्या हो गया। आपकी वजह से नानू की ये हालत हुई है। आर्यन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो अपने डैड को अपने सामने देखना भी नहीं चाह रहा था। उनकी बातों को सुनकर आदित्य राठौर को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने आर्यन की तरफ देखकर आराम से कहा, मैं सिर्फ इनके पास तुम्हारे बारे में पूछने आया था। ये चाहते तो साफ साफ बता सकते थे और अगर इन्हें मुझसे बात नहीं करनी थी तो मुझे घर में ही नहीं आने देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे नानू झूठ बोल रहे हैं। और एक बात बताइए, ये अचानक से आपको मेरे पर इतना प्यार कहाँ से आ गया? आपको क्या लगता है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है? मैं सब जानता हूँ। अशोक राठौर की मौत के बाद आप दोनों भाई पागल हो गए हो। ये सारी प्रॉपर्टी हासिल करने में लगे हुए हो, लेकिन अफसोस ये प्रॉपर्टी आप दोनों की कभी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि ये तो आपके नाम पर है ही नहीं। आर्यन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हुए आया हूँ? ये बात सच नहीं है। आदित्य की बात सुनकर आर्यन आगे कुछ बोलने को हुआ कि तभी उसके नाना जी ने कहा, बेटा मैं इस आदमी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इसे प्लीज मेरे सामने से दूर कर दे। इसे जब भी मैं देखता हूँ तब मेरे बेटे का मासूम सा चेहरा मेरे सामने आ जाता है। नाना जी की बात सुनकर आर्यन ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आपने सुना ना क्या कहा है इन्होंने? इसलिए आप यहाँ से जा सकते हो। मुझे तुमसे बात करनी है और बिना तुमसे बात किए तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आर्यन ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। उनकी आंखों को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कहीं नहीं जाने वाले थे। आर्यन को भी ये बात समझ आ गई थी, जिस वजह से आर्यन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ आप मेरे नानू को डिस्टर्ब कर रहे हो। इतना बोलकर आर्यन आदित्य के साथ वार्ड से बाहर निकल गया था। उसका 1% आदित्य से बात करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अपने नाना जी की वजह से उसे उस वार्ड से बाहर आना पड़ा। इस समय आर्यन का मूड बुरी तरह से खराब हो गया था। वो बिना किसी तरफ देखे चले जा रहा था और एक शांत सी जगह ढूंढ रहा था आदित्य से बात करने के लिए। वहीं आदित्य भी शांति से आर्यन के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें सिर्फ आर्यन से बात करनी थी, जिस वजह से वो अभी तक एक भी शब्द बोलकर आर्यन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। आर्यन गुस्से से आगे चल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। आर्यन सॉरी। आर्यन ने जल्दी से माफी मांगी और जैसे ही उसने लड़की का चेहरा देखा उसने हैरानी से तेज आवाज में कहा, इसकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन की आवाज सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा। इसकी के चेहरे पर इस समय परेशानी और चिंता की लकीर थी। आप यहाँ? इसकी ने आर्यन से सवाल के बदले सवाल किया था। इसकी की बातों का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, मेरे नानू एडमिट है, लेकिन तुम? वो एक्चुअली मेरे अनाथालय में एक बच्ची को चोट लग गया तो उसे ही लेकर आई थी। आई एम सॉरी मिस्टर आर्यन, मैं इस समय आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर इसकी बिना आदित्य की तरफ देखे वहाँ से निकल गई थी। वहीं आदित्य ध्यान से इसकी की तरफ देख रहे थे। इसकी का चेहरा उन्हें जाना पहचाना लग रहा था।
लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने इसकी को कहाँ देखा था। आदित्य अभी भी इसकी को जाते हुए देख रहे थे कि तभी उनके कानों में आर्यन की आवाज आई। आप वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? आपको बात करनी थी तो जल्दी करिए ना। आर्यन की बात सुनकर आदित्य अपनी सोच से बाहर आ गए। उधर इसकी जल्दी से एक वार्ड में गई। वहाँ डॉक्टर एक बच्चे का चेकअप कर रहे थे। इसकी जल्दी से वहाँ पहुंचकर बोली, क्या हुआ डॉक्टर? ये बच्चे ठीक तो है ना? डोंट वरी मिसेस सिंघानिया, सी इज एब्सोल्युटली फाइन। बस हल्का सा सिर में चोट आ गई है, उसकी मैंने बैंडेज कर दी है, इतनी सीरियस बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर इसकी ने एक चैन की सांस ली। इसकी अनाथालय घूम रही थी कि तभी उसकी नजर बच्चे पर गई जो अपने ही मस्ती में खेल रहे थे और खेलते खेलते इस बच्चे का पैर मुड़ गया था और ये सीढ़ियों से नीचे जा गिरी थी। बच्चे को गिरते हुए देखकर इसकी बुरी तरह से घबरा गई थी और उसी समय उसे पता चला कि उसके अनाथालय में डॉक्टर नहीं था और मेडिकल रूम में कोई इंसान भी नहीं था जो उस बच्चे को ट्रीट कर सके। ये बात जानकर इसके को बहुत तेज गुस्सा आ गया, लेकिन उस समय इस बच्चे को ट्रीटमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिस वजह से इसकी जल्दी से उसे पास के हॉस्पिटल में लेकर आ गई थी। इसके को अनाथालय के मैनेजमेंट पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो किसी को कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन रिंग हुआ और राजवीर का कॉल आ गया था। इसके ने जल्दी से राजवीर का कॉल पिक किया। राजवीर का कॉल पिक होते ही फोन के दूसरी तरफ से राजवीर की घबराई हुई आवाज आ गई। इसकी, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? राजवीर शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हॉस्पिटल आई थी क्योंकि इतना बोलकर इसकी ने राजवीर को पूरी बात बता दी थी। इसकी से पूरी बात जानने के बाद राजवीर ने एक चैन की सांस ली। वही सिर्फ जानता था कि जब से इसे इसके के हॉस्पिटल जाने की न्यूज मिली थी उस समय उसके दिल पर क्या बीती थी। राजवीर को डर था कि कहीं इसके को कुछ हुआ तो नहीं, और उसका ये डर उसकी आवाज में साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही राजवीर ने इसके के ठीक होने की बात सुनी उसे चैन मिला था। वहीं इसके ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे इस समय अनाथालय के मैनेजमेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर और नर्स बहुत इम्पोर्टेंट स्टाफ है जो अनाथालय में होने चाहिए। कोई भी बच्चा कभी भी बीमार पड़ सकता है। कितने छोटे बच्चे हैं वहाँ, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, जैसे आज आ गई। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से किसी को भी कुछ हो गया तो इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे थे लोग। इसके ने गुस्से में बोले जा रही थी। इसके को पूरी बातों को सुनने के बाद राजवीर ने कहा, यू आर राइट, तुम्हें जो करना है मैनेजमेंट के साथ तुम वो कर सकती हो। ये मैटर छोटा नहीं है। ठीक है, शाम को टाइम से घर आ जाना। राजवीर ने फोन रखने से पहले कहा था। राजवीर की बात पर इसके ने हामी भरी और फिर फोन रख दिया था। उधर आर्यन आदित्य के सामने खड़े होकर बातें कर रहा था। उसका बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी वो उनकी बातों को सुनने पर मजबूर हो गया। कहिए मिस्टर राठौर, आप क्या बोलना चाहते हो? आर्यन, मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। उसकी बातों को सुनकर आर्यन हल्के से हंसते हुए कहा, कोई नई बात बोलिए। ये तो मुझे पता था और इसका जवाब भी आप जानते हो। ठीक है, फिर तुम्हारी बुआ जिंदा है, उसे ढूंढो। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी शहर में है। आदित्य की बात सुनकर आर्यन हैरान रह गया था। वो अपनी हैरानी भरी आवाज में कहा, क्या आप ये क्या बोल रहे हो? सच बता रहा हूँ, वो कभी मरी ही नहीं थी। आदित्य की बात आर्यन के लिए किसी तेज झटके से कम नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। इतने सालों में उसे यही लगता आ रहा था कि उसकी बुआ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन आज अचानक से उसे पता चला था कि उसकी बुआ अभी जिंदा थी। आर्यन ने जैसे ही आदित्य जी की बात सुनी वो हैरान रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने हल्के गुस्से में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये झूठ भी बोल सकते हो। मैंने तुम्हें सच बता दिया है। अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना है तो करो, वरना मत करो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सच सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत से लोग जानते हैं, और बहुत से लोग तुम मेरा इशारा समझ रहे होंगे ना। आप चाहते क्या हो मेरे से? आपकी बातों को सुनकर इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आपके भी इरादे नेक नहीं हैं। आर्यन की बात सुनकर आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद है। तुम बिना बोले बात समझ जाते हो। विल,
अभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बुआ को ढूंढो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए। वाह, क्या बात है ना, आपने कहा और मैंने कर दिया। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी सीरियस आवाज में कहा, आपको क्या लगता है आपको ये प्लान मैं नहीं समझता? आप मेरे जरिए उन तक पहुंचना चाहते हो। आप अच्छे से जानते हो कि ये काम आप खुद तो नहीं कर सकते, इसलिए मेरा सहारा लिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको आपके इरादे में कामयाब तो नहीं होने दूंगा। आर्यन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि अपने ही बहन को मरने की कोशिश करूंगा? क्या भरोसा आप सभी का, उस महल में रहने वाले सभी लोगों के हाथ अपनों के ही खून से रंगे हुए हैं। पीठ पीछे छुरा घोंपना पुरानी आदत है, आर्यन ने गुस्से में कहा था। उसकी बातों को सुनकर अब आदित्य जी को भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। उन्होंने हल्के तेज आवाज में कहा, बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिए तुम। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, या तो देवगढ़ आओ या फिर अपने बुआ को ढूंढो। अगर तुमने इन दोनों में से कोई एक रास्ता नहीं चुना ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। 1 हफ्ते के बाद इसके अंजाम के लिए तुम तैयार रहना। तुम जो लौट कर आएगा ना, उसका सामना नहीं कर पाओगे तुम। आप अपनी ये खोखली धमकी अपने पास रखिए, मुझे इन सबसे डर नहीं लगता है। आज तक अकेला रहा हूँ और अकेले सबका सामना किया है, आगे भी कर लूंगा। आर्यन ने इतना कहा और गुस्से से वहाँ से चला गया था। आदित्य जी अपनी तपती हुई नजरों से उसे देखे जा रहे थे। इस समय उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि आर्यन उनकी बात को मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आर्यन के वहाँ से जाने के बाद साम उनके पास आया और उनसे कहा, अब क्या होगा सर, ये तो आपकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। होगा तैयार, अभी 1 हफ्ते का समय दिया है, तब तक अगर इससे बुद्धि आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या सर? नहीं तो जैसे मैंने कहा वही करूंगा। आर्यन की ताकत और कमजोरी सब पता है मुझे, आदित्य जी ने कहा। उनके बात सुनकर साम हैरान रह गया था। इतना सब कुछ तो वो भी नहीं जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कब आदित्य ने ये सब प्लान किया है। साम के आंखों में हैरानी देखकर आदित्य ने कहा, अब इस बारे में सोचना बंद करो और चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतना बोलकर आदित्य वहाँ से निकलने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ इसकी उस बच्ची को अनाथालय छोड़ने के बाद सीधा अपने घर चली गई थी। आज इसकी को घर आने में देर हो गई थी, जिस वजह से कोमल जी ने इसकी को देखकर पूछा, इसकी आज तुम लेट हो गई हो? यस मॉम, वो मैं अनाथालय गई थी इसी वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे रूम में भिजवा देती हूँ। कोमल जी की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। रूम में जाने के बाद इसकी ने राजवीर को सोफे पर बैठकर किसी से बात करते हुए देखा। राजवीर आज इसके से पहले घर आ गया था। राजवीर को देखते ही इसकी ने अपना बैग वहीं रख दिया और जल्दी से राजवीर के पास चली गई और उसके गले लग गई थी। अचानक इसके के गले लगने की वजह से राजवीर थोड़ा हैरान हो गया था और उसने फोन पर कहा, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। इतना बोलकर राजवीर ने फोन रख दिया था और इसके के सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोला, क्या हुआ आज? मत पूछिए राजवीर, बहुत थका देने वाला दिन था। सारा दिन भाग दौड़ और ऊपर से उस बच्चे को चोट लग गई थी। राजवीर ने पूछा, लेकिन तुमने क्या एक्शन लिया स्टाफ के अगेंस्ट? राजवीर के सवाल पर इसकी उससे थोड़ी अलग हुई और उसने कहा, टाइम कहाँ मिला, हॉस्पिटल में ही दिन निकल गया था और फिर मैं उसे अनाथालय छोड़ने गई। उसके बाद मैं घर आ गई। कल उन सभी को बताऊंगी। इतनी बड़ी लापरवाही के लिए कोई एक्शन लेना तो जरूरी है। हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं लगता कि इन सब में हमारी भी कहीं न कहीं गलती है? कैसे? तुम कितनी बार वहाँ गई थी? इस बेसिक चीज पर क्या तुम्हारा ध्यान कभी गया था? नहीं, राजवीर के सवाल पर इसकी ने कहा और फिर कुछ सोचते हुए इसकी ने आगे कहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ इतनी बड़ी लापरवाही हो गई होगी। मेडिकल रूम में स्टाफ हर टाइम होना जरूरी है और मैंने खुद से एक अच्छे डॉक्टर को अपॉइंट किया था। अगर वो नहीं आ रहा था तो अनाथालय के मैनेजमेंट को दूसरा डॉक्टर अपॉइंट करना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अभी जाकर फ्रेश हो जाओ। मेरा बिल्कुल हिलने का मन नहीं हो रहा है, मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। इसकी तुम हॉस्पिटल से आई हो, इसलिए जाकर अच्छे से फ्रेश हो जाओ। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसे टाइटली हग कर लिया और उसने कहा, ये लीजिए, अब हॉस्पिटल के बैक्टीरिया आपके शरीर में भी लग गए। अब आपको भी मेरे साथ शावर लेना चाहिए था, आपको नहीं लगता है? इसकी की बातों को सुनकर राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा ऐसा है क्या? बिल्कुल। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसे अपनी गोद में उठाकर कहा,
ठीक है, फिर तो हमें साथ में शावर लेना चाहिए। इतना बोलकर राजवीर इसकी को अपने साथ बेडरूम से लेकर वॉशरूम में चला गया था। अंदर जाते हुए इसकी ने राजवीर से पूछा, राजवीर आपको याद है ना परसों क्या है? क्या है? राजवीर ने अनजान बनते हुए पूछा और इसकी को शावर के नीचे खड़ा कर दिया था। राजवीर का जवाब सुनकर इसके गुस्से से उसकी तरफ देखी और कही, क्या कहा आपने? क्या आपको सच में याद नहीं है कि परसों क्या है? हाँ इसकी, मुझे सच में याद नहीं है, परसों क्या हो सकता है? रीवा का बर्थडे भी अभी नहीं आ रहा है और न ही तुम्हारा। मुझे तुम दोनों का बर्थडे अच्छे से याद है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसे घूरते हुए देखा। ठीक है, परसों की बात परसों करेंगे। इतना बोलकर इसकी वहाँ से गुस्से में जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। कहाँ जा रही हो? अभी बैक्टीरिया खत्म नहीं होंगे। इतना बोलकर राजवीर अपने होठ इसकी के होठों पर रख दिया था और उसे किस करने लगा। उधर उदय प्रताप अपने कमरे में बैठे हुए थे, अपने असिस्टेंट से बात कर रहे थे। आर यू श्योर वो वापस चला गया है? यस सर। दिल्ली आने के बाद वो 2 ही जगह गए थे, एक आहूजा मेंशन और दूसरा सिटी हॉस्पिटल। उसके बाद सीधा दिल्ली से निकल गए, अमन ने कहा। अमन की बात सुनकर उदय ने आगे कुछ नहीं कहा था और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद उदय ने खुद से कहा, आहूजा मेंशन? आदित्य आहूजा मेंशन क्यों गया था? उदय इसी सोच में खोए हुए थे कि तभी उनके कानों में जानवी जी की आवाज आ गई। क्या कहा आपने? आहूजा? जानवी जी की बात सुनकर उदय अपने सोच से बाहर आ गए थे। जानवी जी की बात सुनकर उदय प्रताप हैरान हो गए थे और उन्होंने जल्दी से पलटकर देखा तो जानवी जी उनके पीछे खड़ी थी। उदय जल्दी से जानवी जी के पास आए और बोले, आप खुद से क्यों चल रही हो? अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, अपने पैर पर इतना जोर मत दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले आप मुझे बताइए कि आप आहूजा की बात क्या कर रहे थे? जानवी जी ने एक बार फिर से सवाल किया था। उनका सवाल सुनकर उदय जल्दी से कोई बहाना ढूंढने लगे। जैसे ही उदय को कुछ समझ आया उन्होंने तुरंत से कहा, मैं तो अपने एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर आहूजा की बात कर रहा था। सच में? हाँ। उदय की बात सुनकर जानवी जी के चेहरे पर हल्की सी हताशा आ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उदय किसी और की बात कर रहे थे, लेकिन उदय की बात सुनने के बाद जानवी जी ने आगे कुछ नहीं कहा। उदय ने अच्छे से उन्हें बेड पर बैठाकर कहा, कार्तिक क्या कर रहा है? राजवीर और इसके की एनिवर्सरी के लिए उसने कुछ सोचा भी है या नहीं? उदय की बात सुनकर जानवी जी ने चहकते हुए कहा, हाँ अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। रीत और कार्तिक ने लगभग सब प्लान कर लिया है और इन सब में उन्होंने मीसा को भी शामिल कर लिया है। क्या बात है, मुझे उससे इतनी उम्मीद नहीं थी। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? कार्तिक कितने अच्छे से सारा काम हैंडल कर रहा है, वो सच में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जानवी जी ने जल्दी से कार्तिक की साइड लेते हुए कहा। उनकी बात सुनकर उदय हंसते हुए बोले, क्या बात है, आपने कितनी जल्दी उसकी साइड ले ली? खैर वो रिस्पॉन्सिबल तो है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी वो बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगता है और उस समय सिर्फ रीत ही दिमाग से काम लेती है। हाँ रीत तो समझदार है, लेकिन कार्तिक भी बहुत समझदार है। वैसे इस बारे में उसने सिर्फ मीसा को ही बताया है, बाकी सभी को नहीं बताना है क्या? बताना है, मैं कल खुद से सभी को बता दूंगा, उदय ने कहा था। उदय की बात सुनकर जानवी जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इसकी और राजवीर की बात होते ही जानवी आहूजा वाली बात भूल गई थी, जिस वजह से उदय ने एक चैन की सांस ली। उदय नहीं चाहते थे कि जानवी जी किसी भी बात को सोचकर स्ट्रेस ले, जिस वजह से उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया था। ऐसे ही सारी रात निकल गई थी। दूसरे दिन मीसा सुबह सुबह रेडी हो रही थी। उसे इतनी जल्दी रेडी होते हुए देखकर रेहान ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? मैं कल रात को ही आया हूँ और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? रेहान की बात सुनकर मीसा ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और फिर क्लॉसेट से रेहान के कपड़े निकालकर उस पर फेंकते हुए बोली, तुम भी जल्दी से रेडी हो जा, हम दोनों को ही जाना है। लेकिन कहाँ? कल इसकी और भाई की एनिवर्सरी है, उसके लिए कार्तिक भाई ने सरप्राइज पार्टी प्लान की है अपने बिल्ला पर, वही डिस्कस करने जाना है। मीसा ने सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए कहा था। मीसा की बात सुनकर रेहान ने नींद भरी आवाज में कहा, अरे लेकिन उसके लिए इतनी सुबह सुबह क्यों जाना है? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तुम्हें पता है ना कि मैं कल दिल्ली से आया हूँ, वो भी रात के 2 बजे। हाँ हाँ
सब पता है मुझे। 2 बजे आए थे और इस समय 7 बज रहे हैं। इसका मतलब जितनी नींद लेनी थी तुमने ले ली। अब चुपचाप से चलो मेरे साथ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं मिहिर और कीर्ति के रूम में जा रही हूँ। अरे इसका मतलब तुम उन दोनों बेचारों को भी नींद से खराब करने वाली हो। रेहान ने अफसोस जताते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर मिसा ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, शट अप रेहान, जल्दी से रेडी हो जाओ। इतना बोलकर मिसा जल्दी से अपने कमरे से निकली और मिहिर के रूम की तरफ जाने लगी। इससे पहले मिसा मिहिर के रूम में जाती रास्ते में उससे इसकी टकरा गई। मिसा को रेडी होकर जल्दबाजी में मिहिर के कमरे की तरफ जाते हुए देखकर इसकी ने कहा, अरे मिसा क्या हुआ तुझे? इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गई और मिहिर के कमरे की तरफ क्यों जा रही थी? इसकी की बात सुनकर मिसा ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तो बस यूं ही मिहिर से मिलने जा रही थी। और रही बात रेडी होने की, तो आज काम थोड़ा ज्यादा है, तो सोचा क्यों न जल्दी काम पर चली जाऊं। खैर तू मेरा छोड़ो और अपना बता, तो इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? हाँ, मुझे अनाथालय जाना है इसलिए जल्दी उठ गई। मैंने एक बार फिर से अनाथालय का काम ले लिया है। बस इसी बारे में मिहिर से बात करने जा रही थी। उसकी बात सुनकर मिसा ने अपने मन में कहा, अरे नहीं, अगर इसकी मिहिर को अपने साथ लेकर चली गई तो फिर प्लान का क्या होगा? आज तो मैं मिहिर को कहीं नहीं जाने दे सकती। अब क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद मिसा ने अपने मन में आगे कहा, आइडिया। इतना बोलकर उसने जल्दी से इसकी की तरफ देखा और कहा, क्या तू मिहिर को अपने साथ लेकर जा रही है? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैं अभी कहा ना कि मैं उसके साथ अपने अनाथालय के काम से जुड़ी हुई बातें करने जा रही थी। हाँ इसकी, लेकिन थोड़ा समझ, तू और मिहिर जब अनाथालय से जुड़े कोई काम करते हो तब सब कुछ भूल जाते हो। तुम दोनों को भी कुछ याद नहीं रहता है ना? अगर तू अभी मिहिर को इन सब में शामिल कर लेगी तो कीर्ति का क्या होगा? उसकी क्या हालत है तू अच्छे से जानती है। इस समय उसे मिहिर के सपोर्ट और उसके साथ की जरूरत है, और देखा जाए तो दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए मेरा बोलना तो यही है कि कुछ समय के बाद तू मिहिर को इन सब में इन्वॉल्व कर। मिसा ने एक ही सांस में बोल दिया था। मिसा की इतनी लंबी बात सुनकर इसकी ने कहा, तू बोल तो सही रही है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों बोल रही है? तेरी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तू कुछ छुपा रही हो। पागल है क्या? मैं क्यों कुछ छुपाने लगी? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मिसा ने एक बार फिर से तुरंत से कहा था। उसकी बात सुनकर इसकी को पूरा यकीन हो गया था कि मिसा कुछ न कुछ छिपा रही थी। इसलिए उसने कहा, तू जरूर कुछ छिपा रही है, बता मुझे क्या छिपा रही है? तुझे जो सोचना है सोच, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे मिहिर से मिलना था ना, जाकर मिल ले, मैं नहीं रोकने वाली हूँ। इतना बोलकर मिसा वापस अपने रूम में जाने का नाटक करने लगी। उसकी हरकतें इसकी को नॉर्मल नहीं लग रही थी, लेकिन वो उससे आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही रीवा ने इसकी को आवाज देते हुए कहा, मम्मा। रीवा की आवाज सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और रीवा को गोद में उठा लिया था। रीवा अभी भी नींद में लग रही थी, इसलिए उसे देखकर इसकी ने कहा, बेटा आप इतनी नींद में चलकर यहाँ क्यों आ गई? अगर आप गिर जाती तो? मैं आपको ढूंढते हुए आई हूँ, रीवा को भूख लगी है। अच्छा ठीक है चलो। इतना बोलकर इसकी रीवा को लेकर वहाँ से चली गई थी। इसके के जाने के बाद मिसा ने एक चैन की सांस लेते हुए खुद से कहा, आज तो रीवा ने बचा लिया, वरना ये इसकी को अपनी इन्वेस्टिगेशन ही शुरू कर देती है। कभी कभी समझ नहीं आता है इसके सवालों का क्या जवाब दूं। खैर छोड़ो, अभी तो मैंने इसे मिहिर से मिलने से रोक लिया है। अब मुझे मिहिर से जाकर बात करना चाहिए। इतना बोलकर मिसा मिहिर के कमरे में चली गई थी।